हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेई एडवांस 2020 का पेपर 1 के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विद पोटेंशियल एनर्जी Vr इज इक्वल टू Fr। ठीक है, Fr दे रखा है, where F is a positive constant and R is distance from origin. Its energies are calculated using Bohr model. If the radius of particle R ऐसा है, स्पीड v और टोटल एनर्जी E है, तो हमें nth ऑर्बिट में r और v का और e का रिलेशन निकालना है n के टर्म्स में। तो इसमें हम फोर्स जो है माइनस डी वी बाई डी आर कर देंगे तो वो माइनस एफ हो जाएगा, और इनवर्ट फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जब इक्वल करेंगे तो एफ हो जाएगा। और दूसरा हमें पता ही है बाय बोर मॉडल, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ये दो इक्वेशन आ गई, इससे आर और वी के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ गया, वी क्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू एन एच एफ बाय टू पाई एम स्क्वायर। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n 1/3। r निकाल लेते हैं। r क्या है, nh बाय टू पाई एम बी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, nh बाय टू पाई एम, v की वैल्यू डाल दी, एनएच एफ बाय टू पाई एम स्क्वायर 1/3। तो अगर इसे सिंप्लीफाई मैं कर दूं तो क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम, सॉरी एम नीचे, एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम का 1/3। तो क्या आ गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n 2/3। तो सारा बी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। अब हमें एनर्जी के बारे में पूछा गया, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी, हाफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम, यार 1/3। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमें एफ आर दे ही रखी है, यहाँ पे सॉरी एक एफ मिस हो गया था। तो वो क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम 1/3। जब दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम 1/3। तो सी हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर बी और सी है, इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया 64 mm स्क्वायर। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 2500 केल्विन। ठीक है, emitting radiation like a point source when viewed from far. At night, the light bulb is observed from a distance 100 meter. Assume the pupil of eye of the observer to be 3 mm. तो हमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है। पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट इज इन द रेंज। तो पावर हमें पता है क्या होता है, ई सिग्मा ए टी फोर। तो पावर हमारी क्या आ जाएगी, ई हमारा 1 है क्योंकि ब्लैक बॉडी हो गया, सिग्मा ए टी फोर, सिग्मा क्या है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो हमारा हो गया 5.67 इंटू 10⁻⁻8 दे रखी है वैल्यू। ए क्या हो गया हमारा, सरफेस एरिया ऑफ लाइट बल्ब, वो हो गया 64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर क्या है 2500 केल्विन, ये भी दे रखा है, तो उसका 4 टाइम्स। तो हमारा जो पावर है वो कुछ 141.75 वॉट आ जाती है कैलकुलेट करेंगे तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, पावर रेडिएटेड पावर एंटरिंग वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज। तो देख लेते हैं, पावर जो आई में जा रही है तो इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ आई, तो कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या है 141.75 अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या हमारा 100 मीटर दूर है, 100 स्क्वायर इंटू 4 पाई और 3 mm स्क्वायर। हमारा जो रेडियस है प्यूपिल का वो 3 mm है, तो पावर आई कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी
कुछ 3.19 इंटू 10 की पावर -8 वॉट आ जाएगी कुछ। तो कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आ जाता है। तो ये बी सही है हमारा। सी देख लेते हैं, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमें पता है वी एन लॉस है, लैम्डा टी इज इक्वल टू वी एन कॉन्स्टेंट है 2.9 इंटू 10 की पावर -3। तो जब इसमें लैम्डा निकालेंगे तो 1160 नैनोमीटर आ जाता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, सी भी करेक्ट हो जाता है। डी जो है क्या लिखा रखा है, टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ और एमिटेड रेडिएशन 1740 नैनोमीटर, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड इंटू 1 आई। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स देखना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाता है हमारा, पावर अपॉन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं सॉरी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो कितना हो जाएगा 141.75 अपॉन एच सी। एच हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या 1740 इंटू 10 की पावर -9 नैनो। तो ये वैल्यू कुछ 2.8 के आसपास इंटू 10 की पावर 11 आ जाता है। तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली कैलकुलेशन वाला सवाल था और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, तो सवाल हो जाता। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of quantity x. तो पोजीशन को x अल्फा बोल दिया, स्पीड को x बीटा बोल दिया, वैसे ही एक्सेलरेशन को xp, लीनियर मोमेंटम को xq और फोर्स को xr। तो हम इसे अपने जनरल यूनिट्स में लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू एक्स अल्फा, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स बीटा, LT minus 2 is equal to XP, MLT minus 1 is equal to XQ और MLT minus 2 is equal to XR। ठीक है, अब क्या बोल रखा है ऑप्शन में, अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, तो एक्स की पावर अल्फा, तो अल्फा प्लस पी करना है तो अल्फा प्लस पी की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर टी माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 बीटा। तो अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2 बीटा। ये तो सही हो गया, ए सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। एक्स पी प्लस क्यू माइनस आर निकाल लेते हैं, तो यह एल टी माइनस टू इंटू एम एल टी माइनस वन अपॉन एम एल टी माइनस टू। तो क्या आ जाएगा इससे, इससे आ गया हमारा एल टी माइनस वन, तो विच इज इक्वल टू एक्स की पावर बीटा। तो क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। ये भी करेक्ट हो गया। ये फिर रॉन्ग ही हो जाएगा, जब p प्लस क्यू माइनस आर बीटा है तो p प्लस क्यू प्लस आर बीटा कैसे हो सकता है। अब बाकी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर, ये क्या हो गया, एल टी माइनस टू अपॉन एम एल टी माइनस वन इंटू एल टी एम एल टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे टी माइनस वन रह गया, एम एम बच गया, तो इस इक्वल टू एल टी माइनस थ्री आ गया ये। तो इसको क्या बोल रखा है, एक्स की पावर अल्फा, तो ये तो नहीं है। तो हमारा आंसर ए और बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, इसमें यूनिट्स डायमेंशन का था। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, is applied in a region. A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in the region with an initial velocity, कुछ ये initial velocity से प्रोजेक्ट कर रखा है। This particle is aimed to hit a target t, यहाँ पे हिट करना है, तो कुछ ऐसे करके जाएगा 5 मीटर अवे फ्रॉम द एंट्री पॉइंट of the field as shown schematically in the figure and q by m 10 की पावर 10 कूलम पर kg दे रखा है। तो देन कंडीशन निकालनी है थीटा की और टाइम टेकन देखना है। तो ये हमारा 2D मोशन का ही सवाल है, बस एक्सेलरेशन जो है नहीं क्यूब ई बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो टी को हिट करना है, तो रेंज हमारी 5 मीटर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की जगह हम ए लिख देंगे, तो 5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर क्या दे रखा है 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 12 साइन 2 थीटा बाय
क्यू बाय एम कितना है 10 की पावर 10 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 400 रूट 3। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये 10 की पावर 100 हो गया, ये कट गया और 4 भी कट गया, तो इससे हमारा क्या आ गया, ये 5 2, तो इससे हमारा आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो 2 थीटा या तो 60 डिग्री हो जाएगा और 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो द पार्टिकल विल हिट टी इज इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। अब टाइम टेकन पूछ रखा है, टाइम टेकन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी की जगह a आ जाएगा। तो जब थीटा जो है 30 डिग्री है तो टाइम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2√10 की पावर 10 की पावर 6 साइन थीटा साइन 30 1/2 अपॉन क्यू ई बाई एम 10 की पावर 10 इंटू 400√3। तो ये तो 4 कट गया 100, ये हो गया 10 की पावर 4, तो ये हमारा आ गया 1/2√3 इंटू 10 की पावर -6 √10 हो गया यहाँ पर सेकेंड, तो विच इज इक्वल टू √5/6 माइक्रोसेकेंड। ये तो जब हो गया जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो जो टी नया निकलेगा वो टी हमारा पुराना, इसको टी स्टार मान लेते हैं, टी स्टार इंटू √3 हो जाएगा, तो क्या है √5/2 माइक्रोसेकेंड। तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था 2D मोशन पे। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Shown in the figure is a semicircular metallic strip that has thickness T and resistivity ρ. Its inner radius is R1, outer radius R2. If a voltage V0 is applied between two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that a transverse voltage delta V develops between its inner and outer surfaces due to purely kinetic effects of moving electrons. तो हमें I का और डेल्टा V का रिलेशन बताना है। तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस जो है टोटल एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ली dx थिकनेस की, तो dr लिख लेते हैं, रो l पाई x हो जाएगा इंटू ए टी डी एक्स। तो 1/dr का इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, क्योंकि सारी स्ट्रिप्स हमारी पैरेलल में, तो उसका जो है इनवर्स का अगर हम समेशन करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट आता है, तो क्या आ जाएगा r1 से r2 टी डी एक्स बाय रो पाई एक्स। तो 1/r इक्विवेलेंट आ गया हमारा t बाय रो पाई ln ऑफ r2/r1। अब हमें पता है I क्या है, v/r इक्विवेलेंट v0 which is equal to v0 t by rho pi ln r2/r1। तो ये तो इजीली निकल जाएगा। दूसरा क्या है, हमें डेल्टा v का रिलेशन पूछ रखा है। अब इसमें बोला है डेल्टा v क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मूव करना है तो इनका एक सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्यों ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इंट्रोड्यूस होगी E, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इनर साइड पे लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर में चलेंगे। और हमें पता है कि वोल्टेज डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है तो V इनर इज ग्रेटर देन V आउटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। तो क्या बोल रखा है, आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज देन इनर सरफेस, ये सी से। दूसरा हमें डेल्टा V का I के साथ रिलेशन चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से लिख लेते हैं, तो एम वी डी स्क्वायर बाय आर, एक्स ले लेते हैं कोई भी डिस्टेंस। वी डी क्या है हमारा, वो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्पीड होती है हमारी, होती है ना, वी डी इज इक्वल टू आई बाय एन ई ए, ये हमें पता है। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स सेंट्रीपिटल की इक्वल है। फोर्स सेंट्रीपिटल क्या है, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्या गया, एम आई स्क्वायर बाय एक्स एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर। एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एरिया हमारा जिस एरिया में घूम रहा है
इज इक्वल टू ई इंटू, तो हमें क्या पूछ रखा है, डेल्टा वी। ठीक है, अब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ई इंटू एक्स, है ना। तो डेल्टा वी ये जब एक्स यहाँ पे लूंगा तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो बी सी डी ऑप्शन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है कि ट्रांसवर्स वोल्टेज कैसे लग रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। As shown schematically in the figure, two vessels contain water solutions at temperature T of potassium permanganate of different concentration N1 and N2. Molecules per unit volume delta N ऐसा दे रखा है, ठीक है। When they are connected by a tube of small length L and cross-sectional area S, KMnO4 starts to diffuse from left to right vessel through the tube, ठीक है। Consider the collection of molecules to behave as dilute ideal gas and difference in their partial pressure in the two vessel causing diffusion, ठीक है। The speed v of molecules is limited by एक force, viscous force लग रहा है minus beta v, where beta is constant। तो हमें बताना है which of the following statements are true। तो हमें पता है diffusion जो है वो difference in partial pressure की वजह से आ रहा है। तो force कितना लगेगा molecule पे, P1 minus P2 into S, area of cross section। तो force कितना हो गया हमारा, डेल्टा N के बी टी इंटू एस, ये फोर्स लग रहा है, तो ए तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पूछा गया फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज दिस। तो जब हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो विस्कस फोर्स और फोर्स जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स करता है हमारा, फोर्स विस्कस इज इक्वल टू बीटा वी, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं इंटू N1 SL। तो जब हम फोर्स बैलेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा वी N1 SL इक्वल टू डेल्टा N के बी टी एस। तो क्या आ गया, डेल्टा N के बी टी इज इक्वल टू N1 बीटा वी एल, बी भी सही। सी क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रोइंग अक्रॉस ट्यूब पर सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग थ्रू ट्यूब ये तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड जो है कितना हो गया N1 वी एस। ये एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और ये एरिया है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड हमें ये मिल गया। और हमें v की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारी है डेल्टा एन के बी टी बाई N1 बीटा एल। तो इससे क्या आ जाएगा, ये जो भी हमारी क्वांटिटी x है, x इज इक्वल टू N1 S डेल्टा एन के बी टी बाई N1 बीटा एल। तो क्या आ गया, डेल्टा एन के बी टी एस अपॉन बीटा एल। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड। तो सी भी करेक्ट हो गया। डी क्या बोल रखा, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज। ये तो गलत हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है डेल्टा एन पे, वो डेल्टा एन पे अपना प्रोपोर्शनल है उससे, तो हमारा डेल्टा एन जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 से N2 जो है इस इस कंटेनर से इस कंटेनर में कम होते जाएंगे, क्योंकि डेल N1 जो है और N2 जो है वो कोई बीच की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे अटेन कर लेगा। तो N1 डिक्रीज हो रहा है, N2 इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो डेल्टा एन है वो डिक्रीज होता है। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट भी डिक्रीज होने लगेगा, तो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है, ए बी और सी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सो थैंक यू एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सी नई PYQ की वीडियोस चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू।